नमस्कार, अपनी अपनी YouTube चैनल क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 इकाई 4 देश के नाम संदेश इस इकाई का अभ्यास करेंगे। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। अब सरकारी कार्यवाही में हम पत्र के माध्यम से अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है कि आज के समय में ये सभी कार्य मोबाइल से, ईमेल से करे जा सकते हैं। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है, पत्र का अपना एक आगवा महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। अब्दुल कलाम ने देश के नागरिकों को एक ईमेल किया था और ये ईमेल में उसने पूछा था कि आपके पास 10 मिनट है। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी थी। उसने जो ईमेल लिखा था उसमें देशवासियों को देश के प्रति अभिमान हो ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती थी, ऐसा उसने एक ईमेल लिखा था। तो देखते हैं। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24 दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। हमने पता देखा और इसके बाद प्रिय मित्र हर्ष से संबोधन किया गया है और वह कहता है, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, खत यानी कि पत्र, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित यानी कि तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? अब जो कलाम जी ने ईमेल लिखा था उसमें उसने पहले ही देशवासियों से पूछ लिया था कि आपके पास 10 मिनट का वक्त है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। यदि आपके पास है तो इस ईमेल को ध्यान से पढ़िए, वरना आप जो मर्जी करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सभी बातें उसने लोगों की शिकायतों के तौर पे यहाँ पर दर्शाई है कि लोग क्या क्या शिकायतें अपनी सरकार से करते हैं। हमारे भारत में ये सभी शिकायतें हमें आए दिन सुनने में आती है। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं कि लोग कहते ही रहते हैं, उसमें सुधार करने का कुछ नहीं सोचते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? अब कलाम जी पूछते हैं कि आप सब कुछ कहते तो रहते हैं, लेकिन आपने इस बारे में कुछ किया भी है या नहीं? पूछते हैं, सभी देशवासियों से अपना निवेदन रखते हैं कि भाई आपने ऐसा भी कुछ किया है, इस बारे में आपने कुछ सोचा है? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। अब आपको सोचना है कि आप सिंगापुर जा रहे हैं, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। कि आप सिंगापुर गए होते तो वहां पर आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़क पे नहीं फेंकते, मार्ग पे इधर उधर नहीं फेंकते और स्टोर में खाने भी नहीं जाते। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। उनके भूमिगत संपर्क यानी कि जो जमीन के नीचे से हमारे संपर्क की लाइन जाती है
उसकी यहाँ पे बात की गई है, उसमें आप में जरा भी रश्क महसूस नहीं होता, उसके ऊपर आपको जरा भी ईर्ष्या का भाव पैदा नहीं होता, आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर कोई भी ईर्ष्या नहीं आती है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आचड़ रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अब वहां पे एक रोड है जिनका नाम है आचड़, वहां 5 से 8 बजे तक कार चलाने का एक टैक्स लिया जाता है तकरीबन 60 रुपये, तो वह भी आप वहां भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? अब वहां पे ऐसा निर्धारित समय होता है कि इतने से इतने वक्त तक ही आप अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर आपने अपनी गाड़ी को पार्क किया तो उसका आपको टिकट कटवाना पड़ेगा। तो वहां पे आप कुछ नहीं बोलते, आप अपनी गाड़ी के लिए वहां पे टिकट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे प्रश्नों को उठाते हैं। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। अब दुबई की बात की है तो दुबई में रमजान के दिनों में हम सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं खाते, जैसे यहाँ पे होता है वैसे वहां पे सब लोग एक साथ मिलजुल कर रमजान के दिनों में नहीं खाते और बिना सर ढके बाहर नहीं निकलते। वहां की संस्कृति के अनुसार लोग बिना सर ढके बाहर नहीं निकलते और हम वहां जाएंगे तो हम भी अपना सर ढककर ही चलेंगे। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूं, मैं फला हूं और फला मेरा बाप है। तो वॉशिंगटन में आप ऐसी बातें नहीं करते हैं, वहां 55 की स्पीड से गाड़ी चलानी है तो उसी स्पीड से चलाएंगे, इससे ऊपर हम अपनी गाड़ी की गति को नहीं बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हम समुद्र तटों पर समुद्र के किनारे टहलने जाएंगे तो हमने जो नारियल पिया है उसको खाली करके हम वहां पे उछालते नहीं है, जैसा हमारे भारत देश में करते हैं वैसा हम वहां नहीं करते हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? कि आप टोक्यो में गए होंगे तो वहां आप पान खा के थूकते नहीं हो। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। ये सब कहते कहते कलाम जी बीच में याद भी दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, हम आप ही के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आप ही के मतलब सभी भारतवासियों को कहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देश की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। कलाम जी कहते हैं कि दूसरे देशों में जो नियम है उसका आप सही तरीके से पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में अपने देश के नियम का पालन नहीं करते हैं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं। जैसे ही भारतीय देश में कदम रखा कि सिगरेट को पीकर जहां तहां फेंक देते हो, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? कलाम जी कहते हैं कि दूसरे देशों में आप अपनी प्रशंसा हो ऐसे कार्य करते हैं तो अपने देश में ऐसे कार्य क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। अब अमीर लोग क्या करते हैं? अपने कुत्तों को साथ लेकर टहलने निकलते हैं और कुत्ता जो गंदगी करता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वही लोग गंदगी के नाम का नारा लगाते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि वो एक
अधिकारी रख ले जो उसके कुत्ते के पीछे पीछे चले और उसकी गंदगी को साफ करे। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। यहाँ पर राष्ट्रपति स्पष्टता करते हैं कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में जो भी कुत्ते के मालिक होते हैं उसे ही कुत्ते की छोड़ी हुई गंदगी को साफ करना पड़ता है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए वोट देते हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी हम सरकार के ऊपर थोप देते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, कि हम ऐसा सोचते हैं कि अब जैसा हम चाहेंगे वैसी सरकार होगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही सरकार को करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने तक की जहमत नहीं उठाएंगे, कि हमारा जो कूड़ा पड़ा है वो उठा के कूड़ेदान में डालने तक की जहमत नहीं उठाएंगे, उतना ही हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उतनी भी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे, कि रेलवे में जो बाथरूम है वो साफ सुथरे हमको सरकार तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन उसको खराब कौन करता है? हम देशवासियों ही उसमें सफर करते हैं और हम ही उसे गंदा करते हैं। तो उसे सही तरह से इस्तेमाल करना भी हमें सीखना गवारा नहीं है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। समाज की ज्वलंत समस्याओं, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिसमें हमारा रवैया ऐसा ही रहता है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। जो लोग दहेज के खिलाफ वहां पे भाषण देते हैं वही लोग अपने घर में दहेज लेने की बातें करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है, और बहाना व्यवस्था का दे देते हैं कि वही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, कि अगर हम अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेंगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? अब उसने जो ईमेल भेजा था उसमें कलाम जी कहते हैं कि इस व्यवस्था को कौन बदलेगा, यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। हम आसानी से कह देते हैं कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के लोग, हमारी सरकार, आसपास के घर और अन्य शहर, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। हम अपने आप को कभी भी उसमें नहीं जोड़ते हैं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। जब भी कोई अच्छे कार्य की बात की जाती है तो हम पहले अपने परिवार को उससे दूर कर लेते हैं, अच्छे सुरक्षित कवच में हम उसे पहले रख देते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। कि हम ऐसा करते हैं कि हमारे देश में अगर व्यवस्था अच्छी नहीं है तो हम दूसरे देश में चले जाते हैं, कोई मिस्टर क्लीन आएगा और वो सब कुछ सही करेगा। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमें यहाँ से दूसरे देश में चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भारत को छोड़ देंगे और अमेरिका चले जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, कि वहां जाकर उसके देश की हम प्रशंसा करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। अब वहां पे हमको असुरक्षा महसूस होगी तो वो भी छोड़ देंगे और हम इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। अब अपनी मर्जी से हम देश को छोड़कर जाएंगे और जब वहां पे हमें मुश्किलें महसूस होगी, वहां पर हमें
कुछ काम नहीं मिलेगा, हम बेरोजगार पड़े रहेंगे, तब हमें हमारा भारत याद आता है और तब हम ऐसा कहते हैं कि हमें हमारा भारत यहाँ से ले जाएगा, हमें इस मुश्किल से वो बचा लेगा। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। देश को गाली देने में हर कोई तैयार रहता है, देश की भूल निकालने में हर कोई पहले रहता है, पर देश की सकारात्मकता को कोई नहीं देखता। सकारात्मक योगदान, हकारात्मक योगदान कोई भी नहीं देता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? जो भी काम है वो हमें खुद करने चाहिए, सभी काम यहाँ पे पैसों पे बिकने लगे हैं। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। झकझोर यानी झटका देते हैं। डॉक्टर कलाम अपने ईमेल के द्वारा देश को एक झटका देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई ही संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि यह जो कलाम जी ने लिखा है, कलाम जी ने जो बात कही है वो सही है, तो आप अपने मित्रों को भी ये बात बताइए और 10 लोगों को भी ये बात कहे। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। शब्दार्थ: वाकई, यथार्थ, हकीकत। रश्क, ईर्षा, रवैया, परिपाटी, तकरीबन, प्रायः, लगभग। पुरजे, टुकड़े, मिसाल, उदाहरण, हिमाकत, मूर्खता, बेवकूफ़ी, झकझोना, झटका देना, झंझोरना। आभार। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો અને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પહોંચાડો। આપ હજુ વધુ શીખવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલ ક્લાસમેટને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં અને સ્ક્રીન પર રહેલા વિડીયોમાંથી કોઈ પણ વિડીયો ક્લિક કરી જોઈ શકો છો અને વધુ શીખી શકો છો।